Hello everyone. My name is Yojith Kaustabh, and I am a student of IIIT City, and I am studying CAC, and I am in second year. Today we'll be starting the new chapter, dual nature of radiation and matter in physics. Let's just skim over the introduction. एक बार देख लेंगे. तो क्या है कि Maxwell's equations of electromagnetism and Hertz's experiments on the generation and detection of electromagnetic waves in 1887. Basically, 1887 में बोला गया था कि लाइट जो है, लाइट इज अ वेव, है ना. लाइट इज अ वेव. तो उन्होंने बोला कि लाइट एक लहर की तरह होती है, ऊपर नीचे होके आती. पर उसी समय, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, टुडे इन्वेस्टिगेशंस हुए थे गैस एसिड लो प्रेशर पे. किसने किया? रोएंटन गेन ने 1895 में और जे टॉमसन ने 1897 में किया, विच वर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो इन्होंने ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि कैथोड रेस बोल के कुछ होते हैं. ठीक है. और ये कैथोड रेस जो है, बेसिकली यहाँ स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो समझ लो कि ये कैथोड रे एमिटर है. ठीक है. ऐसे कैथोड रेस आ रहे हैं. ठीक है. और इन्होंने सजेस्ट किया कि कैथोड रेस जो है, ये वेव्स नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं. ठीक है. ये सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है. ये आगे जा रहे हैं फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे आर गेटिंग एमिटेड. और इसके बाद क्या हुआ? The British physicist J.J. Thomson confirmed this hypothesis by applying mutually perpendicular electric and magnetic fields across the discharge tube. J.J. Thomson ने ना क्या किया? कैथोड रे का चार्ज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, मतलब E:M रेशियो निकाला था. और they were found to travel with speeds ranging from about 0.1 to 0.2 times the speed of light. Speed of light is the fastest speed in which any particle or any entity in the universe can travel. और ये cathode rays जो है, they were found to be traveling at 0.1, मतलब 3 into 10 to the power of 7 meters per second, या 6 into 10 to the power of 7 meters per second at max. ठीक है. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये खोज किया है. उसके बाद द प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ E by M इज 1.7 into 10 to the power of 11 केल्विन पर kg. तो अभी E by M कितना माना जा रही है? आफ्टर लाइक ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज बाय साइंटिस्ट, उन्होंने ये बोला है कि अभी के लिए an approximate value can be 1.7 into 10 to the power of 11 coulombs by kilogram. ठीक है. Now, further, the value of E by M was found to be independent of the nature of the material or metal used as the cathode. तो उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया है कि अगर कैथोड रे का सोर्स एल्यूमिनियम हो या बेसिकली जो भी मेटल जो सपोर्ट करती है इस कैथोड रे को रिलीज करने के लिए. एल्यूमिनियम से बस एग्जांपल है. एल्यूमिनियम होगी भी नहीं, वो सेकेंडरी है. कुछ भी मेटल बेसिकली उससे फर्क नहीं पड़ रहा था किसका? कैथोड रे का. ठीक है. ये E by M वैल्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रह रही है. इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल that is being used in the cathode ray source. Further, the here we go. E by M independent of nature of the cathode material or the gas introduced in the discharge tube. तो इससे पता चला है कि cathode ray is something that exists in all of these materials basically. Around the same time in 1887 it was found when certain metals
ठीक है, सर्टेन मेटल्स वर इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब यूवी लाइट जो सन से आती है, हमें यूवी रेस आते हैं ना, वो वाली, emitted negatively charged particles having small speed. ठीक है, certain metals when heated to high temperature were found to be emitting negatively charged particles. The value of E by M was found to be the same as cathode ray. तो क्या हुआ, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, यूवी लाइट को यूज किया, किस पे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे यूज किया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे, ठीक है। और जब इन्होंने यूवी यूवी लाइट इस पे यूज किया, क्या हुआ, कुछ तो हुआ, ये रे की तरह से बाहर आई, ठीक है। अ, और उन्होंने ई वाई एम वैल्यू इसका भी निकाला, तो इसका भी वैल्यू सेम आ रही थी, इसी की तरह सेम वैल्यू आ रही, ठीक है। तो अ, ये आइडेंटिकल थी टू द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डन बाय जे थॉमसन इन 1897। तो इनका नाम भी, इन नेगेटिव पार्टिकल्स जो है, इनकी नाम इलेक्ट्रॉन दी गई थी बेसिकली, ठीक है। And suggested they were the fundamental universal constituents of matter. Universal constituents मतलब, you know, basically the smallest या सबसे छोटी चीज जो सबको बना रही है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बनाने वाली चीज, ठीक है। फॉर इस इपॉक मेकिंग डिस्कवरी, दो हिज थियोरेटिकल एंड he was awarded the Nobel Prize. In 1913, R. A. Millikan performed the pioneering oil drop experiment for precise measurement of charge on electron. तो क्या हुआ, 19 तो 1913 में मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किया कि उसका चार्ज कितना हो रही है, ठीक है। क्योंकि ई बाई एम वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, ई बाई एम मतलब क्या हुआ, चार्ज पर दिस थिंग, चार्ज पर मास वॉल्यूम, ओके। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो रही है 1.602 इंटू 10 to the power of -19 कूलम्स। एक इलेक्ट्रॉन इतनी सी चार्ज अपने ऊपर कैरी कर रही है, ओके। दिस वाज व्हाट ही एस्टैब्लिश्ड यूजिंग द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला कि मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब देखो, एक छोटी सी ये हो गई, आपने कुछ फूड, छोटे से पैकेट, टेफलॉन पैकेट में रखा है, ठीक है, एक छोटी सी प्लास्टिक बैग, और इसको आपने यू नो सोच लो कि कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, बाहर जा रहे हो तो सारी फूड एक ही पैकेज में रखोगे तो गिर विर जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करते हैं मम्मियाँ, ये सारे फूड को एक ही पैकेज में रखते हैं, है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में रख के इनको कहीं पे लगा देते हैं। जब इन सारी पैकेट्स को ओपन करो तो सारी फूड जो एक बाउल में फिट होती है वो आ जाती है। तो इन पैकेट्स में रखना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब छोटे छोटी पीसेस में करके रखना भी इसका। Millikan's experiment established that it's quantized from the values of charge and specific charge. Specific charge मतलब E by M. The mass of the electron could be determined. अगर मैं आपको E by M दे दूं और E दे दूं, तो आप M की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही किया उसने बस ना। इलेक्ट्रॉन emission. We know that metals have free electrons that are responsible for their conductivity. However, free electrons normally cannot escape from the metal surface. तो हमें क्या बताएं, अगर यहाँ पे हमने मेटल रख दिया, सोचो कि आयरन रख दिया है, ठीक है।
तो इस पे थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर जो चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज आयरन पे है, वो नेगेटिव चार्ज से बैलेंस कर रही है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे बिछड़ नहीं रहे हैं, इसी पे रह रहे हैं, इसी पे घूम रहे हैं बस। ठीक है। However, the free electrons cannot normally escape out of the surface. If an electron attempts to come out of the metal, it acquires the surface acquires a positive charge and pulls the electron back. अगर एक इलेक्ट्रॉन ने बोला मुझे यहाँ नहीं रहनी है और भागने की कोशिश की, तो एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ गई, तो इस मेटल के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गई, और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से वापस आ जाती है। ठीक है। And consequently, the electron can come out only if it has sufficient energy to overcome the attractive pull. अगर the only circumstance at which ये electron बाहर आए from the metal is when we provide it with sufficient energy so that ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पुल होगी, उसे ओवरकम कर सकती है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। So the certain minimum amount of energy required to pull the electron. The minimum energy required by electron is called the work function of the metal. ठीक है। तो अब आते हैं वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट, यहाँ पे डिनोट किया गया है फाई नॉट। ठीक है। फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब द मिनिमम नंबर, sorry, the minimum amount of energy required to pull an electron out of its surface. ठीक है। उसके बाद इट्स जनरली डिनोटेड बाय फाई नॉट एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्योंकि देखो, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और अभी क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स की। ये तो बहुत ही कम चार्ज है ना। इतनी कम चार्ज है तो जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो बाकी चीजें भी छोटे ही होंगे ना। तो विल बी डिस्क्राइबिंग वर्क फंक्शन इन ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। 1 electron volt is the energy gained by an electron when it's accelerated by potential difference of 1 volt. So 1 ev is equal to 1.602 into 10 to the power of -9 joules. ठीक है। ये यूनिट्स याद रखना। ईवी की वैल्यू भी वही है, क्या है, जूल्स ही है, बिकॉज इट्स वर्क फंक्शन। वर्क तो एनर्जी हो गई, तो वैसे। उसके बाद we have minimum energy required for the electron emission from the metal surface can be supplied to the free electrons by any one of the following processes. Thermionic emission. By suitably heating, sufficient thermal energy can be imparted. मतलब देखो कि यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, आप उसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है। तो यू आर गिविंग इट sufficient thermal energy such that आप इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहे हो। ठीक है, बाय गिविंग देम एनर्जी टू कम आउट ऑफ द मेटल। या यू कैन डू फील्ड एमिशन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ला सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कितना, 10⁻⁸ V/m ऑर्डर में, मतलब इतना ज्यादा लगा के आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल कर सकते हो। ठीक है। और तीसरी मेथड होगी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। When light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. ठीक है। लाइट जो है, ठीक है, लाइट of suitable frequency
फ्रीक्वेंसी को ऐसे म्यू में डिनोट करते हैं, पता है ना? ठीक है। ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इल्यूमिनेटिंग द मेटालिक सरफेस। ठीक है, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस सरफेस पे गिरेगी तो द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एमिटेड। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इन सरफेस से बाहर आएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लाइट से बाहर आए, लाइट मतलब समथिंग कॉल्ड फोटो। ठीक है, जैसे फोटो सिंथेसिस हो गई। ठीक है, क्योंकि लाइट है वहां पे भी, तो अगर लाइट है तो हम साइंटिफिकली इट इज प्रीफिक्स्ड विद फोटो। ठीक है, तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आए हैं लाइट के वजह से आए हैं, वी कॉल देम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएंगे। तो पहले तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन पे स्टार्ट करेंगे। द phenomenon of photoelectric emission was discovered in 1887 by Heinrich Hertz during his EM wave experiments. In his experimental investigation on the production of electromagnetic waves by means of a spark discharge, he observed कि high voltage sparks जब detector loop में डाल रहे हैं, तो the emitter plate जो है was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp, और जो लाइट इस पे पड़ रही थी somehow facilitated the escape of free charged particles which, जो अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और बेसिकली जब लाइट इज फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस, सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस अब्सॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द मेटल ऑफ द सरफेस मटेरियल ऑफ द सरफेस। After gaining sufficient energy from the incident light, the electrons escape from the surface of the material into the surrounding space. ठीक है, ये है डेफिनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपको पूछेंगे कोई कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको ये डेफिनेशन बोलना पड़ेगा कि जब लाइट हम किसी मटेरियल पे डालेंगे एंड द लाइट हैज अ सफिशिएंट इनफ फ्रीक्वेंसी, देन the electrons from the material are going to escape. Okay, because they have received sufficient energy from the incident light. Okay, उसके बाद let's go to Hallwalks and Lenard's observations. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1886 टू 1902 तक। ठीक है, इन्होंने देखा कि जब यूवी रेस एमिटर प्लेट पे पड़ रहे हैं इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब enclosed using two electrodes, current flows in the circuit. तो बेसिकली इन्होंने क्या देखा, जब एक इलेक्ट्रोड प्लेट लगा रहे हैं दो दो दो, तो when this thing UV radiations are allowed to fall, करंट फ्लो हो रही थी यहाँ। ठीक है, करंट फ्लो हो रही थी यहाँ पे आई दिख रही थी हमें बेसिकली। These observations indicate that when UV rays fall onto the emitter plate, electrons are ejected from it, which are attracted towards the positive collector plate by the electric field. तो बेसिकली करंट तो पता है हमें कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना, पर यहाँ क्या हो रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही थी करंट। ठीक है, तो इस तरफ आ रही। Thus, light falling on the surface of the emitter causes current in the external circuit. Hallwalks and Leonard studied how this photocurrent varied with collector plate potential and with frequency and intensity of incidence. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये फिनोमिनन तो हो रही है, तो इसको क्या चेंज कर रही है, मतलब क्या इन्फ्लुएंस कर रही है। एक तो हो गई कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रही है, और फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ रही है। ठीक है, ये दोनों का इफेक्ट क्या है करंट पे जो जनरेट हो रही है। दिस इज व्हाट द स्टडी इन 1888 हॉलवॉक्स कनेक्टेड है
negatively charged zinc plate to an electroscope. He observed that the zinc plate lost its charge when it was illuminated by UV light. Further, the uncharged zinc plate became positively charged when it was radiated by UV light. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप पे लगाइए, ठीक है, जिंक प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है, Zn जो नेगेटिवली चार्ज थी वो न्यूट्रल हो गई पहले तो, ठीक है, पहले तो वो न्यूट्रल हो गई, ठीक है, इट लॉस्ट इट्स चार्ज व्हेन इट वाज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट. उसके बाद ये पॉजिटिव हो गई बेसिकली. पहले जो नेगेटिवली चार्ज थी, फाइनली इट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज. ओके, positive charge was on an positively charged zinc plate was found to be further enhanced when it was illuminated by UV light. From these observations, he concluded that negatively charged particles were emitted from the zinc plate under the action of UV light. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, जब हम जिंक पे यूवी लाइट डाल रहे हैं तो negatively charged particles are being emitted. Let's go to this thing. After the discovery of electrons in 1897, it became evident that the incident light causes electrons to be emitted from the emitter plate. After the discovery of the electron in 1897, incident light that causes basically पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर आ रही हैं, ठीक है, और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि when UV light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all when the frequency of incident light was smaller than a certain minimum frequency called the threshold frequency. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन्होंने क्या नोटिस किया, जब ये यूवी लाइट मटेरियल पे गिर रही थी और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी, बहुत कम थी, ठीक है, तब नो इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग एमिटेड. ठीक है, सो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड देयर अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या इक्वल टू होनी चाहिए लाइट के रेस के, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एमिटेड. ठीक है, दिस वाज देयर कंक्लूजन. However, some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium, and rubidium were sensitive even to visible light. ठीक है, इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना बहुत कम होती है, तो even by visible light they are showing the photoelectric effect. All these photosensitive substances emit electrons when they are illuminated by light. After discovery of electrons, these electrons were termed as photoelectrons, and this phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें ये डायग्राम देख लो. ठीक है, तो ये है सन. सन मतलब क्या हो गई, यूवी लाइट की सोर्स बन गई है ना. तो ये सन की रेस एक क्वार्ट्ज विंडो से घुस रही हैं. ठीक है, एंड दे आर फॉलिंग ऑन दिस फोटोसेंसिटिव प्लेट. फोटोसेंसिटिव प्लेट मतलब हो सकती है कि वो जिंक हो या सोडियम हो, वॉट एवर, एक फोटोसेंसिटिव प्लेट है. ठीक है, और ये फोटोसेंसिटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, इस सर्किट से कनेक्टेड है. ठीक है, और ये सब कुछ एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में हो रही है. ठीक है, तो अब क्या हो रही है, सी, जब फोटोसेंसिटिव प्लेट सी इज कॉल्ड द एमिटर, है ना, और मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स एस और सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ. सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ मतलब sufficiently enough frequency समझ लो. ठीक है, passes through the window W and falls on the photosensitive plate C. A transparent quartz window is sealed on the glass tube, which permits UV radiation to pass through it and irradiate the photosensitive plate C. ठीक है, तो क्या हो रही है,
यूवी रेस जब सी पे पड़ रही हैं, इरेडिएट हो रही है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted by the plate C and collected by the plate A by the electric field created by the battery। तो यहाँ पे बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रेडिएट हो रही हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फ्री, राइट। कहाँ पढ़ा, फील्ड एमिशन। तो ये कर रहे हैं बेसिकली। The battery maintains the potential difference between the plates C and A that can be varied. The polarity can be reversed by commutator. Polarity मतलब एक पॉजिटिव होना एक नेगेटिव होना, ये पॉजिटिव नेगेटिविटी का चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। Thus, the plate A can be maintained at a desired positive or negative potential with respect to emitter C, ठीक है। तो यहाँ कम्यूटेटर की काम क्या है, ए की पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है। व्हेन द कलेक्टर ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द एमिटर प्लेट, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू। अगर ए पॉजिटिव हुई है तो सी पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए, है ना, तो सी पे इलेक्ट्रॉन्स ए पे जाएंगे, ठीक है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स causes flow of electric current in the circuit. The potential difference between the emitter and collector plates is measured by voltmeter. यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, ठीक है। whereas the resulting photo current flowing is measured by a micro ammeter जो यहाँ पे है, ठीक है। The photoelectric current can be increased or decreased by varying the potential of collector plate with respect to the emitter plate। भाई बोला है ना, by varying the potential। अगर सी ज्यादा नेगेटिव है तो ए को उतना पॉजिटिव नहीं रहना पड़ेगा। अगर सी मोर और लेस न्यूट्रल है तो ए को बहुत ही पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। We can use the experimental arrangement to study variation of photocurrent effect with intensity of radiation, frequency of radiation, potential difference between plates A and C, and nature of material of C. Light of different frequencies can be used by putting appropriate color filter। ये सब कुछ हम कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पूरी तरह से समझ आ गई बस, ठीक है, नो एक्सेप्शन। तो बहुत ही सिंपल चीज है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बस। तो देखो, collector A is maintained at a positive potential with respect to C so that electrons ejected, जो C से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं A पे आए, ठीक है। Keeping the frequency of the incident radiation and the potential fixed, the intensity of light is varied and the resulting photoelectric current is measured each time। जहाँ जो यहाँ पे कर रहे हैं पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं, वैसे, ओके। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ यहाँ पे देखिए, इट इज फाउंड दैट द फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज शोन ग्राफिकली, ठीक है। फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होती है। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ये परफेक्टली अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो क्या हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम आई से डिनोट करें, अगर आई ज्यादा हो रही है तो द नंबर, ओके, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है इफ इंटेंसिटी इज बीइंग इंक्रीज, ठीक है। पर अभी नेक्स्ट सेक्शन के बाद पता चल जाएगा, मैं बोल दूंगा अभी, देखिए। दिस इंटेंसिटी ना, इट ओनली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग जब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। अगर आपने क्या कर दिया,
इंटेंसिटी को ज्यादा कर दिया लाइट की, पर लाइट इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ही नहीं। ठीक है, आप जितनी भी इंटेंसिटी का ज्यादा कर लो, इन्फिनिटी ही कर लो, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नहीं बाहर। ठीक है, until and unless you put the threshold frequency. ओके, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लगा के आप इंटेंसिटी को ज्यादा कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होने वाली है, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ठीक है, और अब हम जाते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वी कैन फर्स्ट गिव द प्लेट ए positive potential with respect to C and illuminate C with light of fixed frequency mu and fixed intensity I1। ठीक है, तो इन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक है, करने के बाद बोला है कि if we increase the accelerating potential of A further, the photocurrent effect does not increase। तो क्या हो रही है यहाँ पे, उन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल किया, ज्यादा किया, ज्यादा किया, ज्यादा किया, अंटिल अ पॉइंट। उसके बाद तुम जितना भी ज्यादा कर लो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को मोर, तुम्हारी करंट जो है इट्स नॉट इंक्रीज, इट हैज रीच द सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। सैचुरेशन पॉइंट मतलब एक मैक्सिमम लिमिट जो है उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और this current emitted at saturation point is called saturation। ठीक है, saturation current। It corresponds to the case when all photoelectrons emitted by C reach the plate A। We now apply a negative potential to the plate A with respect to the plate C and make it increasingly negative gradually। When the polarity is reversed, the electrons are repelled and only the sufficiently energetic electrons are able to reach collector A। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल को दिया है A को, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू C, एंड जब पोलैरिटी रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स A से भाग के C पे जा रहे हैं, है ना। पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ओनली सफिशिएंटली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द कलेक्टर A। ठीक है, the photo current is found to decrease rapidly until it drops to zero at certain sharply defined point, critical value for negative potential। तो हमने देखा है कि ये I3 जो है, ये I2 जो है, ये I1 जो है, these all are saturation currents। ठीक है, these all are saturation currents for different materials, for different sorry same material but different intensity of light। पर हम क्या देख रहे हैं, फॉर एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब when the electrons are repelled and only sufficiently for a particular frequency of incident radiation, the minimum or minimum negative potential given to the plate for which the photocurrent stops or becomes zero। यहाँ देखो फोटो करंट जीरो हो रही है। ठीक है, ये फोटो करंट है, ये वाई एक्सिस फोटो करंट है ना, ये जीरो हो रही है कहाँ, नेगेटिव V0। इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ photo electrons is straightforward। All are emitted from the metal do not have the same energy। ठीक है, photoelectric current is zero when the stopping potential is sufficient to repel them even the most electric photo electrons with the maximum kinetic energy। So basically क्या बोल रहे हैं, अगर the basically जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर विच फोटो करंट इज बिकमिंग जीरो, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को है उन्हें भी ये स्टॉप कर रही है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू शो इट इन एन इक्वेशन विद kinetic maximum kinetic energy being Kmax is equal to charge of the electron, ठीक है, into
स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ऑल्सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर आप जेई मेंस लिखना चाहते हो। जेई मेंस के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या लगती है कि मैकेनिक्स हो या बड़े बड़े चैप्टर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, इनको ज्यादा वेटेज देते हैं जब प्रिपेयर कर रहे हैं। पर दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर यू विल बी फाइंडिंग इन फिजिक्स। ठीक है, और इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। Always you'll be getting the same kind of questions like what is the stopping potential given kinetic energy and charge of electron, या जो अभी हमने देखा what is the threshold frequency बोलेंगे, या ये ग्राफ को दे के बोलेंगे कि इस पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। We can now repeat this experiment with incident radiation of higher intensity। I2 एंड I3 के साथ भी करा, और उन्होंने ये देखा है कि ये सब कुछ इसी शॉपिंग पोटेंशियल पे रुक रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि देख थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये होती है ना, तो हम मान के चलेंगे कि the minimum amount of voltage you have to give is also V naught। ओके, वी एम कर लेंगे, वी मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, जब आप वी मिनिमम दोगे और since it has electric charge of E, this electron has very less kinetic energy। ठीक है, मिनिमम दोगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने बस इतना एनर्जी दिया ताकि वो मेटालिक सरफेस जो है उससे एस्केप हो जाए, उसके पुल से एस्केप हो जाए। पर आपने उतना एनर्जी नहीं दिया कि एस्केप होके भाग सके वो। ठीक है, बस एस्केप होके यहाँ पे बैठ रहे हैं, क्योंकि आपने मिनिमम एनर्जी दिया है। अगर आप इसी वोल्टेज को थोड़ा ज्यादा देंगे, ठीक है, वीएम प्लस डेल्टा वी देंगे आप, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ठीक है, एंड नाउ जब आपको इस इलेक्ट्रॉन को फिर से रोकनी है, यू हैव टू अप्लाई मोर पोटेंशियल टू स्टॉप इट, क्योंकि आपने देते वक्त इतना दिया है ना, तो रोकते वक्त भी इतना ही देना पड़ेगा, है ना। दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू से इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। तो समझ लो कि यहाँ पे हम सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक बात टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट वोल्टेज बट विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेड ऑफ म्यू नॉट, you will be giving mu naught plus delta mu। okay, इससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विल गेट a little bit of more kinetic energy, और जब इसे more kinetic energy मिलती है, you have to provide more energy, more voltage, more stopping potential while you are stopping it। ठीक है, this is the concept। तो वही बोला है कि ये है सैचुरेशन करंट। ठीक है, आप अगर आपने V1 दिया, V1 बहुत ही कम वोल्टेज है, तो V1 दिया तो V1 को रोकने के लिए बहुत ही कम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और आपने V2 दिया उसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा, और V3 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा रोकने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस ग्राफ। और नेक्स्ट जाते हैं हम मेटल ए और मेटल बी। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर मेटल ए एंड मेटल बी पे जाते हैं। सिंस देखो, एक एक मेटल की ना एक एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे समझ लो कि एक है ए मेटल और एक है बी मेटल। अब मैंने बोल दिया कि एक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई है म्यू ए, और बी की हो गई है म्यू बी। ठीक है, तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, अगर म्यू ए इज लेस देन म्यू बी, the same concept is going to apply for the stopping potential. VA, stopping potential of A is going to be less than stopping potential of B. Okay, that's what they showed over here. Frequency of incident radiation ज्यादा हो रही है अगर, क्योंकि B को ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए थी जब हम उसे फ्री कर रहे थे। तो जब हमें फिर से स्टॉप करना है, बोलना है कि बेटा खेलने की वक्त हो गई है, you have to put more energy to it. ठीक है, the stopping potential V naught varies linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. There exists a minimum cutoff frequency V naught for which the stopping potential is 0. ठीक है, तुम अगर threshold frequency पे चलाओगे तो stopping potential 0 हो जाए। These observations have two implications. The maximum kinetic energy of the photoelectrons varies linearly with the frequency of incident radiation, but is independent of its intensity. ठीक है, तो K max जो है वो it's proportional, ठीक है, with the frequency, incident frequency is proportional. However, it's not, it's independent. ठीक है, it's not dependent on the intensity. Okay, K max और intensity की कोई रिलेशन नहीं है। For a frequency V of mu of incident radiation lower than the cutoff frequency mu naught, no photoelectric emission is possible, even if the intensity is large. जो मैंने बोला, आप इंटेंसिटी को इंफिनिटी भी कर लो, अगर आपने कट ऑफ वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो there won't be any incident radiation, there won't be any photoelectric emission. So next जाते हैं हम, different photoelectric materials respond differently to light. Selenium is more sensitive than zinc or copper. ठीक है, और the same photosensitive substance gives different response to light of different wavelengths. For example, UV light gives rise to photoelectric effect in copper, while green or red light does not. ठीक है, और अब जाते हैं हम, ये बस समरी है इस सब की। तो let's go to photoelectric effect and wave theory of light. ठीक है, the wave nature of light was well established by the end of 19th century. ठीक है, सबको पता था कि लाइट वेव होती है, और इसने वेव नेचर क्वाइट अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, किसे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन तीन फेनोमेनन को वेव थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो लाइट हो गई एक ईएम वेव। उसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल एब्सॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी। मतलब यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वेव नेचर क्या बोलते हैं कि जब लाइट इस पे आके गिरती है वेव्स की तरह, ये इलेक्ट्रॉन्स उसे अब्सॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, they absorb the radiant energy continuously. The greater the intensity of light, that is the radiation, the greater the amplitude of electric and magnetic fields. Consequently, मतलब the greater the intensity, the greater should be the energy. तो basically हमने अभी अभी क्या कंक्लूड किया है, K max is not dependent on intensity. It's not dependent. Okay. पर वेव नेचर क्या बोलती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो गई। ठीक है, ऑल्सो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी, ए सफिशिएंटली इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है रेडिएशन तो इट शुड बी इनफ टू impart energy to the electrons so that they exceed the minimum energy needed to escape the metallic surface. ठीक है, उसके बाद further we should take note that in the wave picture
The absorption takes place continuously over the entire wavefront of the radiation. तो एनर्जी absorbed per electron per unit time turns out to be small, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो लाइट लेते रहेंगे, तो पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो जाती है एनर्जी जो अब्जॉर्ब होगी. ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज ह्यूज, यू नो, ऑपोजिट है जो अभी हमने देखा है, ये सब कुछ जो अभी देखा है हमने, वेव नेचर जो है इन सब को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, बोल रही है कि नहीं, ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होता है, इसका ऑपोजिट होता है. अब हम आते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है. तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नई पिक्चर बोला पब्लिक को, टू साइंटिस्ट एंड टू द सोसाइटी ऑफ EM रेडिएशन टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. इसमें उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, द सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन. क्वांटा मतलब बोला है ना मैंने, ईच पैकेट बेसिकली. क्वांटम, एक क्वांटम मतलब एक पैकेट समझ लो. ठीक है. ईच क्वांटम ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैज एनर्जी h mu, where h is Planck's constant and mu is frequency of light. In photoelectric effect, an electron absorbs a quantum of energy of radiation. If this quantum of energy absorbed exceeds the minimum energy needed for the electron to escape from the metal surface, the electron is emitted with maximum kinetic energy. तो कुछ नहीं, अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन को to release it you have to have a minimum threshold frequency, है ना. और इसका वर्क फंक्शन निकालने के लिए हम इसे h से मल्टीप्लाई करते हैं, तो विल बी गेटिंग वर्क फंक्शन, है ना. इन्होंने क्या बोला? k max इज इक्वल टू h mu माइनस वर्क फंक्शन. इन्होंने बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर दिया यहाँ पे. उन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे एक मेटल है, इससे छुड़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यू आर यूजिंग सम एनर्जी ऑफ 5 मतलब वर्क फंक्शन जो है यहाँ. ठीक है. यू आर यूजिंग दिस मच एनर्जी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो अभी फ्री हुई है विल बी इक्वल टू h mu. h mu मतलब द टोटल एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है. दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. बस इतना ही बोला. ठीक है. More tightly bound electrons will emerge from the with kinetic energies less than the maximum value. Note that the intensity is determined by the number of photons incident per second. ठीक है. However, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is determined by the energy of each photon. तो इन्होंने क्या बोला? इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटोन जो रिलीज हुए हैं उस पर निर्भर है, पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी. ठीक है. दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. According to this equation, it linearly depends on frequency and is independent of intensity. Since Kmax must be non-negative, क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, काइनेटिक एनर्जी. h mu is greater than work function, और mu is greater than threshold frequency, where threshold frequency is work function by h. ठीक है. Intensity of radiation as noted is proportional to the number of energy quanta per unit area per unit time. ठीक है. The greater number of energy quanta available, the greater is the number of electrons absorbing the energy quanta, and greater मतलब ज्यादा electrons बाहर आते हैं basically. ठीक है. This is what they told. The number of quanta of radiation per unit area per unit time. Photoelectric emission is instantaneous. मतलब ये नहीं है कि
आपने एनर्जी T1 पे दिया, और के बाद T2 पे आपने रिजल्ट्स देखे नहीं, आपने T1 पे दिया, T1 पे ही आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं ईवी नॉट इज इक्वल टू एच, वही जो हमने पहले देखा कि के मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया। ओके, दिस इज एन important result. It predicts that V naught versus V curve is a straight line with slope h by e. उसके बाद हम आते हैं during 1906 to 1916, Millikan performed a series of experiments on photoelectric effect aimed at disproving Einstein's photoelectric equation. He measured the slope obtained for sodium similar to shown using the known value of E. He determined the value of Planck's constant. उन्होंने क्या किया, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, और उनको आई ये वैल्यू 6.626 into 10 to the power of 34 joule second. Okay. The successful explanation of photoelectric effect using the hypothesis of light quanta and experimental determination of values h and work function in agreement with values led to the acceptance of Einstein's picture. ठीक है, आइंस्टाइन ने थियरी सेंड किया था, और मिल्कन ने उसे वेरीफाई कर लिया यूजिंग many alkali methods over a wide range of radiation frequency. ठीक है, अब तक हो गई है। नाउ लेट्स गो टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट विच इज द फोटोन। तो अभी तक क्या बोला हम लोगों ने, लाइट इज अ वेव, तो अब बोलेंगे कि लाइट पार्टिकल है। ठीक है, तो हाँ, a definite value of energy as well as momentum is a strong sign that light quantum can be associated with a particle. This particle was later named photon. ठीक है, तो 1924 में एच कॉम्पटन ने जब एक्सरेज को स्कैटर किया इलेक्ट्रॉन से, तब फोटॉन्स की कंफर्मेशन हुई। ठीक है, 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज पे मिली थी थियोरेटिकल फिजिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इक्वेशन अभी देखा हम लोगों ने उसके बारे में। 1923 मिलिकन वाज अवार्डेड फॉर वही जो उन्होंने कंफर्म किया था, प्रूव किया था बेसिकली। We can summarize the photon picture of electromagnetic radiation as follows. In interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it was made up of particles called photons. Each photon has energy E. ठीक है, एक एक फोटोन को E एनर्जी है which is equal to h mu, और mu को हम c by lambda लिख सकते हैं, where c is the speed of light and lambda is the wavelength. So c by lambda into h is equal to एनर्जी। ठीक है, और मोमेंटम, मोमेंटम को भी हम इसी टर्म्स में लिख सकते हैं कि h म्यू बाई c, या h बाई लैम्डा हो गई, h बाई लैम्डा हो गई, whatever the intensity of the radiation may be. By increasing the intensity of a given wavelength, there's only an increase in the number of photons per second crossing a given area, with each photon having the same energy. अगर आपने एक एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी को ज्यादा किया, फोटॉन्स वर बीइंग मोर एमिटेड, पर एक एक फोटोन की एनर्जी जो है वो तो सेम ही रह रही। सो फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और ये फोटॉन्स जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। In photon particle collision, the total energy and total momentum are conserved. However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed and new photon may be created. ठीक है, अगर फोटोन और पार्टिकल कोलिशन होगी तो क्या होगी, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो कंजर्व ही होंगे क्योंकि मैकेनिक्स, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कंजर्व नहीं होगी। फोटॉन्स अब्सॉर्ब हो सकते हैं उस पार्टिकल में, या एक नई फोटॉन भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into
6 into 10 to the power of 14 hertz is been produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 to the power of minus 3 watts. ठीक है, this is the power emitted. What is the energy of the photon in the light beam? तो energy हो गई is equal to h mu. h की वैल्यू पता है, ठीक है, mu की वैल्यू पता है, तो बस मल्टीप्लाई कर लेंगे. And how many photons per second on an average are emitted by the source? So n is equal to p by ei, ये आंसर, ठीक है. और इस केस में 5 into 10 to the power 15 photons. The work function of cesium is 2.14 eV. Find the threshold frequency of cesium and the wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.6 volts. ठीक है, तो पहले क्या बोला गया हमें? द वर्क फंक्शन इज 2.14 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले बोला है कि फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करना है? एनर्जी h mu naught of the incident radiation must be equal to work function psi naught, so that frequency naught threshold frequency is equal to work function by h. ठीक है, इक्वल लाइफ विद 2.14 eV by h का वैल्यू, तो वो कर लेंगे आ जाए. बस फॉर फ्रीक्वेंसीज लेस देन 5.16 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, इससे कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक effect won't be seen and photoelectrons are not ejected. Next आते हैं, the wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.6 volts. ठीक है, EV naught is equal to h mu minus work function. इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे. ठीक है, तो इससे हमें क्या आती है? एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट. तो इसको थोड़ा चेंज करके हम फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ को. तो बस यहाँ पे हम रोकेंगे. कल कर ले वही नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर एंड जो प्रॉब्लम्स जो हैं विल जस्ट कंप्लीट. थैंक यू.